नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण खबर के साथ। नागालैंड दौरे पर पीएम मोदी की चुनावी हुंकार। दीमापुर में चुनावी रैली में पीएम ने कांग्रेस पर बोला हमला। कांग्रेस की नीति वोट पाओ और भूल जाओ। कट और कमीशन के दिन खत्म हो गए। कांग्रेस सरकार में 15 पैसा भी नहीं पहुंचता था। पहले देकर भी पूरा राशन नहीं मिलता था। कांग्रेसियों ने नागालैंड को जेब भरने का जरिया माना। कांग्रेस ने हमेशा परिवारवाद को बढ़ावा दिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी हुंकार, जहां कांग्रेस सरकार में 15 पैसे भी नहीं पहुंचते थे। कांग्रेस की नीति है वोट पाओ और भूल जाओ, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी विकास की राह पर देश को आगे बढ़ा रही है। इन तमाम बातों का जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने दौरे के दौरान संबोधन में किया है। कांग्रेस ने हमेशा परिवारवाद को बढ़ावा दिया, तो कांग्रेस पर खुले तौर पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागालैंड दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने चुनावी हुंकार भरी है। और दीमापुर में चुनावी रैली में पीएम ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। साथ ही कांग्रेस की नीति बताई है कि वोट पाओ और भूल जाओ। कट और कमीशन के दिन खत्म हो गए हैं। जहां कांग्रेस की सरकार में 15 पैसे भी नहीं पहुंचता था जनता तक, इसका भी जिक्र किया प्रधानमंत्री ने। उन्होंने कहा कि अब ऐसा नहीं है, अब सबको राशन मिल रहा है। पहले देकर भी पूरा राशन नहीं मिलता था। कांग्रेस ने हमेशा परिवारवाद को बढ़ावा दिया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, और उस संबोधन की ये कुछ मुख्य बातें आपको बता रहे हैं। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागालैंड से चुनावी हुंकार भरी है और इस दौरान प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि कांग्रेस की हमेशा से नीति रही है कि वोट पाओ और फिर भूल जाओ। यानी कि सीधा उनका निशाना ये है कि विकास के और बड़े बड़े वादे कांग्रेस पार्टी ने किए, लेकिन सबसे ज्यादा समय तक राज करने वाली पार्टी ने कुछ नहीं किया। जनता को वोट पाने के बाद भूल गई। इसी के साथ परिवारवाद का भी आरोप लगाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। परिवारवाद को लेकर भी उन्होंने बड़ा तंज कसा है मंच से कि कांग्रेस ने हमेशा परिवारवाद को बढ़ावा दिया है। लोकतंत्र में परिवारवाद की कोई जगह नहीं है। इसका कहीं ना कहीं संकेत प्रधानमंत्री अपने शब्दों में दे रहे थे। दीमापुर में चुनावी रैली में कांग्रेस पर जमकर हमला किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो मेघालय और नागालैंड के दौरे पर है प्रधानमंत्री आज, और इस दौरान उनके बड़े कार्यक्रम निर्धारित है। शिलांग में भी उनकी रैली है और इसी दौरान उन्होंने नागालैंड से बड़ी चुनावी हुंकार भरी है। निधि का लगभग 400 करोड़ रुपया नागालैंड के हजारों किसानों के बैंक अकाउंट में सीधा आया है। बीच में कोई कट नहीं, कमीशन नहीं, बीच में कोई एटीएम नहीं। कोरोना काल में यहां की हजारों बहनों के बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए सीधे दिल्ली से यहां आपके खाते में जमा हुए। एक पैसा भी कहीं लीक नहीं हुआ। साथियों, आपको याद होगा राशन को लेकर पहले कितनी परेशानी होती थी। जिसके पास राशन कार्ड था उसे पैसा देकर भी पूरा राशन नहीं मिल पाता था। आज केंद्र सरकार नागालैंड के हजारों परिवारों को मुफ्त राशन दे रही है, पूरा राशन दे रही है। भाइयों और बहनों, ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हम नागालैंड को, नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों को कांग्रेस की तरह एटीएम नहीं, बल्कि हमारे लिए तो ये अष्टलक्ष्मी है, अष्टलक्ष्मी है। इस अष्टलक्ष्मी को भारत की ताकत मानते हैं।
नॉर्थ ईस्ट का कल्चर, यहाँ का यंग टैलेंट और यहाँ के रिसोर्सेज नॉर्थ ईस्ट के ही काम आए, इसके लिए हमने काम शुरू किया है। इसलिए हमारा ये प्रयास है कि दिल की दूरियां भी मिटे और दिल्ली से दूरी भी कम हो। हमने दिल्ली को भी कनेक्ट किया है और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से गांवों शहरों को भी आपस में कनेक्ट किया है। बीते 9 वर्षों में दर्जनों बार मैं खुद आपके बीच आया हूं। केंद्र सरकार के मंत्री भी यहां बार बार आप। लखनऊ से अब खबर जातीय जनगणना को लेकर सपा का सम्मेलन। आज जातीय जनगणना को लेकर सपा का पहला सम्मेलन। सपा के 2 दिवसीय सम्मेलन की आज से शुरुआत। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र से सम्मेलन की शुरुआत। पूर्वांचल से जातीय जनगणना के मुद्दे पर सरकार को घेरेगी सपा। पहले चरण में 5 जनपद में होगा सपा का सम्मेलन। 7 चरणों में पूरा मंथन करेंगे सपा नेता राजपाल कश्यप। तो पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र से सम्मेलन की शुरुआत होगी। पूर्वांचल से जातीय जनगणना के मुद्दे पर सरकार को घेरेगी समाजवादी पार्टी। बड़ी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। लगातार जातीय जनगणना को लेकर अपनी आवाज को मुखर कर रहा है विपक्ष। समाजवादी पार्टी सदन में भी ये मुद्दा उठाया गया और सदन के बाहर भी अब ये मुद्दा तूल पकड़ता नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी सम्मेलनों के जरिए जातीय जनगणना का मुद्दा उठाएगी। तो आज से इस सम्मेलन की शुरुआत हो रही है। पूर्वांचल से इसकी शुरुआत, जहां प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र यानी कि वाराणसी से इसकी शुरुआत हो रही है। तो जातीय जनगणना के पक्ष में विपक्ष अपनी आवाज बुलंद कर रहा है और सदन से लेकर सड़क तक इसकी चर्चा की जा रही है। पहले चरण में 5 जनपद में सपा का ये सम्मेलन होगा। 7 चरणों में पूरा मंथन करेंगे सपा नेता राजपाल कश्यप। अपडेट लेते हैं, हमारी संवाददाता स्कंदिता मिश्रा हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्कंदिता, क्या कुछ जानकारी? देखिए, आज से सम्मेलनों की शुरुआत हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से इसकी शुरुआत है। क्या मायने इसके? देखिए, आज से सम्मेलन की शुरुआत हो रही है जाति जनगणना को लेकर और जो पहला क्षेत्र चुना गया है वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी का राजनीतिक क्षेत्र है, वहां से शुरुआत जब होती है तो पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में गूंजती है और वही संदेश समाजवादी पार्टी आज देना चाहती है कि जब पहला सम्मेलन हो जाति जनगणना को लेकर तो तमाम जो लोग हैं उनको पता चल जाए कि सपा जो है वो अब एक्टिव नजर आ रही है। सपा ने जो है अपना जो मुद्दा उठाया है उसको लेकर लगातार प्रयास कर रही है और ऐसे तमाम 5 जिले चुने गए हैं, 5 जनपद, जहां पर 2 दिवसीय सम्मेलन होगा, जिसमें से सोनभद्र है, प्रयागराज है, भदोही है, वाराणसी है। तो ये 5 जिले शामिल करे गए हैं। पूर्वांचल क्षेत्र चुना गया है और वहां से जाति जनगणना की शुरुआत होगी। उस मुद्दे को उठाया जाएगा जिसमें समाजवादी पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष हैं राजपाल कश्यप, उनके नेतृत्व में ये सब करवाया जाएगा। जितने भी जाति जनगणना के सम्मेलन होंगे उनके नेतृत्व में तमाम जो नेता कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे वो इस मुद्दे को उठाएंगे। और वाराणसी में क्योंकि आज क्षेत्र चुना गया है तो वही उनका साफ तौर पर यही मानना है कि वाराणसी में जब कुछ होता है तो पूरी हर जगह गूंज जाता है कि हाँ, जाति जनगणना का मुद्दा उठाया गया। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को ये भी दिखाना है, क्योंकि रामचरितमानस का मुद्दा बहुत ज्यादा सुर्खियों में था, तो उनको कहीं ना कहीं ये भी दिखाना है कि भाई जाति जनगणना का मुद्दा है और इतना हाइप हो जाए कि पीछे जो मुद्दा छूट गया है, धार्मिक मुद्दा, उसके बारे में कोई चर्चा ना करे, वो भूल जाए, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को नुकसान हो रहा था और ये सपा अब समझ चुकी है। बिल्कुल, देखिए, इससे पहले भी जातीय जनगणना से पहले भी जाति राजनीति साधने के लिए रामचरितमानस पर जो बयान दिया गया उसका समर्थन कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जातिगत राजनीति साधने का प्रयास किया जा रहा है और अब इसी को आगे बढ़ावा देते हुए अपनी आवाज बुलंद कर रही है समाजवादी पार्टी जातीय जनगणना को लेकर।
स्कंदता। जी बिल्कुल, आपको बता दें, जैसे ही ये मुद्दा स्टार्ट हुआ था रामचरितमानस का, उसके बाद में जो सपा के जो तमाम नेता थे, जो छोटे कार्यकर्ता थे, वो सब इसके समर्थन में आ गए थे। और अखिलेश यादव ने भी एक तो बाइट में बोल दिया था कि जरा कोई लाइन पढ़ दे, लेकिन जिस तरीके से पूरा का पूरा पासा बदल दिया, जिस तरीके से शिवपाल यादव के कार्यालय में कदम रखते ही शिवपाल यादव ने आते ही पहले निर्देश जारी कर दिया कि आज अब से कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता सपा का रामचरितमानस पर बयान नहीं देगा। और उसके बाद से जिस तरीके से पूरा का पूरा पासा पलट गया है, ऐसा लग रहा है कि सपा ने, जब से शिवपाल यादव ने कमान संभाली है, तब से स्वामी साइड हो गए हैं। स्वामी जी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, ना उनका मुद्दा नजर आ रहा है। जिस तरीके से शिवपाल यादव है, धुरंधर नेता है, उनको पता है कि इस तरीके का मुद्दा जो है, धार्मिक मुद्दा है, वो कहीं ना कहीं उनकी पार्टी के लिए हानिकारक हो सकता था। तो इस पर सबने अब चुप्पी साध ली है। जिस तरीके से ऋचा सिंह को निकाल दिया, रोली मिश्रा को निकाल दिया, पार्टी से निष्कासित कर दिया, उसके बाद से सपा अपने आप में समझ चुकी है कि इस तरीके का मुद्दा उनकी पार्टी के लिए हानिकारक हो सकता है। उसके लिए उन्होंने निर्देश भी जारी किए कि कोई भी नेता रामचरितमानस पर बयान नहीं देगा। और उसके बाद में जिस तरीके से जाति जनगणना के मुद्दे को जिस तरीके से हाइप दी गई है, अचानक से विधानमंडल में उसको उठाना, उसके बाद अखिलेश यादव का अभिभाषण में जाति जनगणना के मुद्दे को बोलना, उसके बाद होर्डिंग लगवाना, सपा कार्यालय से जो पहले तमाम होर्डिंग लगाई गई थी, गर्व से कहो हम शूद्र है, गर्व से कहो हम ब्राह्मण है, तमाम होर्डिंगों को हटा दिया गया जिस दिन शिवपाल यादव ने 7 साल के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यालय में कदम रखा, उनके निर्देश दिए। उनके आने से पहले तमाम होर्डिंगों को हटाया गया। और अब जब विधानसभा में अखिलेश यादव ने जाति जनगणना का मुद्दा उठाया, तो पूरा का पूरा विक्रमादित्य मार्ग जो है वो होर्डिंग से जगमगा उठा, जिसमें तमाम होली वगैरह त्योहारों की होर्डिंग्स लगी थी। इसके अलावा जो मुद्दा था वो सिर्फ और सिर्फ जाति जनगणना का मुद्दा था। और आज विधानसभा का 5वां दिन है, आज भी अखिलेश यादव अपने अभिभाषण में ये मुद्दा उठा रहे हैं। और आज पहला दिन है सम्मेलन का, और समाजवादी पार्टी का मानना है कि पूरा का पूरा 7 हिस्सों में बांटा गया है, पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश कवर करेंगे। 7 मंडल में लगातार इस पूरे मामले को लेकर अब आक्रामक रुख भी समाजवादी पार्टी अख्तियार कर रही है। बहुत शुक्रिया स्कंदता आपका। हमारे संवाददाता संतोष ओझा वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। संतोष, क्या कुछ जानकारी? देखिए, समाजवादी पार्टी की बड़ी तैयारी है, आज से सम्मेलनों की शुरुआत हो रही है और वाराणसी से शुरुआत की जा रही है। क्या तैयारी है, कितनी मुखर समाजवादी पार्टी नजर आ रही है? चलिए, शायद संतोष तक अभी आवाज हमारी नहीं पहुंच रही, दोबारा से प्रयास करेंगे उन तक संपर्क साधने का। लेकिन इसी बीच आपको बड़ी अपडेट ये दे दें कि आज से समाजवादी पार्टी जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर सम्मेलन कर रही है और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र यानी कि वाराणसी से हो रही है। और बड़ा प्रयास है समाजवादी पार्टी का कि सभी जातियों को साधा जाए जातीय जनगणना के मुद्दे के जरिए। और ऐसे में 2024 से पहले जातीय जनगणना का ये मुद्दा कितना लंबा खिंचता है, ये देखना होगा। फिलहाल बड़े सम्मेलन किए जा रहे हैं 5 चरणों में शुरुआती तौर पर, और 7 चरणों में पूरा मंथन करेंगे सपा नेता राजपाल कश्यप। तो सदन से लेकर सड़क तक अब इस मुद्दे की चर्चा होगी। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है और इसी के चलते सपा का सम्मेलन भी सामने आया है। पहला सम्मेलन वाराणसी में, 2 दिवसीय सम्मेलन की आज से शुरुआत हो रही है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र से सम्मेलन की शुरुआत है। तो पूर्वांचल से जातीय जनगणना के मुद्दे पर सरकार को घेरेगी समाजवादी पार्टी। पहले चरण में 5 जनपद में होगा सपा का सम्मेलन और इसी के साथ 7 चरणों में पूरा मंथन करेंगे सपा नेता राजपाल कश्यप। अपडेट देते हमारे संवाददाता संतोष ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, क्या कुछ जानकारी? देखिए, समाजवादी पार्टी आज से सम्मेलनों की शुरुआत कर रही है, वाराणसी से इसकी शुरुआत हो रही है। क्या हलचल वाराणसी में आप देख रहे हैं? देखिए, साफ सी बात है कि सपा अपने पार्टी की लाइन को मजबूत करते हुए, या ये कहा जाए कि जमीनी स्तर पे अपने को पिछड़ों का मसीहा साबित करने के लिए इस पूरे कार्यक्रम को न केवल चॉकआउट किया है, बल्कि इसे सफल बनाने के लिए तमाम अपने प्रयास को झोंका है। साफ सी बात है कि जातीय जनगणना वो जनगणना है जिससे जातियों की पता लगेगी। और सबसे जो बड़ी बात है, सबसे जो खास बात इस पूरे पहलू की देखी जाएगी, वो ये कि इन पैठ जातियों में अपनी पैठ बनाने की, या ये कहा जाए कि इन जाति के लोगों को
ये बताने का प्रयास किया जाएगा कि सपा आपके ओर है, आपके भले के लिए सोचती है। दूसरी ओर यदि देखा जाए, दूसरी पहलू, तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि सरकार को घेरने का जो विपक्ष हमेशा कदम कदम पे एक रणनीति बनाती है, वो एक रणनीति है जिसके द्वारा केंद्र को घेरा जा सके, राज्य सरकार को घेरा जा सके, और ये कहते हुए घेरा जा सके कि क्योंकि आप पिछड़ी जातियों के मसीहा नहीं है, पिछड़ी जातियों के आप सुनते तक नहीं है, लिहाजा इस टाइप के किस्तों को आप बंदे रहे। यदि ऐसा है तो आप इन चीजों को शुरू करिए। अलग अलग नेता होंगे, अलग अलग लोग होंगे, अपनी अपनी राय देंगे, और जो मंथन होगा उस मंथन के बाद जो बातें निकलेंगी वो दूर की बात होगी, बात की बात होगी, वो देखने की बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये है कि पूर्वांचल से इस बात का आगाज करना साफ साफ जाहिर करता है कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र बनारस, और बनारस की बातें यदि देखी जाए तो न केवल दूर तक जाती है, बल्कि इसकी नजरें इस शहर पर नजरें सारे जगहों की होती है। और शायद यही वजह रहा है कि सपा ने कहीं और नहीं, बनारस को चुना है। पूर्वांचल में अपना गढ़ जो सिंधमारी हो रही है, या ये कहा जाए कि उनसे लगातार सीटों का बंटवारा हो रहा है, छीना जा रहा है, उसको रोकने के लिए ये कवायद है। जी बिल्कुल। फिलहाल समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो कितने ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, उत्साहित हैं इस पूरे सम्मेलन के जरिए इस मुद्दे को उठाने के लिए? देखिए, सपा नेता को कह लीजिए या फिर कार्यकर्ताओं को कह लीजिए, कार्यकर्ताओं में उस समय जोश आता है जब पार्टी किसी आंदोलन, किसी सम्मेलन या किसी कार्यक्रम की घोषणा करती है। साफ सी बात है कि इन टाइप के कार्यक्रमों का उद्घोषण ना भी इस बात के लिए किया जाता है ताकि जो सोई हुई शक्तियां हैं, सोए हुए लोग हैं, उनमें न केवल ताजगी आए बल्कि उनमें थोड़ी सी बल भी प्राप्त हो। और यही रणनीति के तहत जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, ना केवल वो खुश है बल्कि वो पूरी जी जान से इस बात को सफल बनाने के लिए, दूर तक बात को ले जाने के लिए अपना प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि हमने पहले बताया, तमाम नेता होंगे, तमाम पदाधिकारी होंगे, अपनी अपनी बात करेंगे, अपनी अपनी बात को रखेंगे, लेकिन कुल मकसद यदि देखा जाए, लबोलबाब बात की जाए, तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है सरकार को घेरने का ये एक बहुत बड़ा प्रयोजन है, बहुत बड़ा एक इशू है, एक मुद्दा है, और इस मुद्दे को पूरी तरीके से सपा अपने खाते में ले जाना चाहती है, इसको भुनाना चाहती है। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया संतोष आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। लखनऊ से अब खबर, सपा के मुख्य सचेतक मनोज पांडे का बयान। किसानों के खेत छुट्टा जानवर चर रहे हैं, मजदूरी करने के लिए किसान विवश हैं। प्रदेश का युवा डिग्री लेकर टहल रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। सरकार को जनहित के मुद्दों पर सोचना चाहिए। इस बजट में जनता के लिए कुछ भी नहीं है। तो मनोज पांडे के ये बड़े बयान सामने आए हैं जिसमें उन्होंने बजट का भी जिक्र किया है। प्रदेश का युवा डिग्री लेकर टहल रहा है, इसका भी उन्होंने जिक्र किया है। साथ ही युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, मनोज पांडे ने इसका भी आरोप लगाया है। लखनऊ से अब खबर, योग गुरु बाबा रामदेव ने मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात की है। 5 कालिदास मार्ग आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ से दोनों ने शिष्टाचार भेंट की है। दोनों के बीच ये शिष्टाचार मुलाकात बताई जा रही है। 5 कालिदास मार्ग यानी कि सीएम आवास पर ये मुलाकात हुई है। योग गुरु बाबा रामदेव ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। आगरा से अब खबर, मासूम को बचाने के लिए तेंदुए से भिड़ी दादी। तेंदुए के हमले से 3 लोग घायल हो गए, एक की हालत गंभीर है। तेंदुए की खबर से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। फतेहाबाद के परौली सिकरवार गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो तेंदुए की खबर से पूरे गांव में दहशत का माहौल है, जहां अपने बच्चे को बचाने के लिए एक दादी सामने आई, मासूम को बचाया है उन्होंने, लेकिन इस दौरान कई लोग घायल भी हो गए हैं। तो 3 लोग बताए जा रहे हैं जो कि घायल हुए हैं, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं आगरा से। संदीप, क्या कुछ जानकारी? देखिए, तेंदुआ दिखा और इस दौरान उसने हमला भी किया, कैसे क्या हुआ बताइए। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जहां लगातार तेंदुए का दहशत यहाँ ग्रामीणों में बनी हुई है, और फतेहाबाद थाना क्षेत्र के छतरियापुरा गांव का मामला है, जहां एक महिला थी जो अपने नाती के साथ खेत पर अपनी गेहूं की जो फसल है उस पर पानी दे रही थी। इसी दौरान वहां कोई जंगली जानवर आया, वहीं
तो उसने सीधा उसके नाती पे, एक 8 वर्षीय नाती था, उस पर हमला कर दिया। तो वहीं जब दादी ने इस चीज को देखा कि मेरे नाती पर किसी जानवर ने हमला किया है, तो दादी उस पर टूट पड़ी। जो जंगली जानवर था उसने नाती को छोड़कर वह दादी को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। चीख पुकार सुनकर जो आसपास खेतों पर काम कर रहे लोग एकत्रित हो गए और उन्होंने उस जंगली जानवर को भगाया। वहां से वो खेतों की तरफ भाग गया। वहां के कुछ समय बाद एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें तेंदुआ साफ तौर पर देखा जा रहा है कि एक कोई जंगली जानवर है, जिसकी हम न्यूज़ इंडिया पुष्टि नहीं करते कि वो तेंदुआ है, लेकिन जंगली जानवर साफ देखा जा रहा है। और पास ही के एक गांव पारोली सिकरबार में भी एक महिला पर हमला किया है, जहां लगातार एक महिला है, तीनों को उनको निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां एक वृद्ध महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है। सूचना पर जो वन विभाग की टीम है वह भी मौके पर पहुंच गई है और ग्रामीणों में लगातार आक्रोश देखा जा रहा है। उनका कहना है कि जल्द से जल्द इस जंगली जानवर को पकड़ा जाए। जी बिल्कुल। और फिलहाल घायलों की क्या अपडेट है? अस्पताल में आनंद फानन में भर्ती करा दिया गया है, जहां दादी और नाती हैं, उनकी तो हालत ठीक बताई जा रही है, लेकिन पास के एक गांव में एक वृद्ध महिला को जिस तरीके से जंगली जानवर से जख्मी किया है, उसकी हालत वहां गंभीर बताई जा रही है। बहरहाल उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि दिन बहुत जल्दी ढलता जाएगा और शाम होते होते क्या वन विभाग की टीम उस जंगली जानवर को पकड़ पाती है, यह देखना बड़ा होगा, क्योंकि रात होते ही तमाम आशंका बनी रहेगी कि यह क्षेत्र भी देहात से जुड़ा हुआ है और वह जंगली जानवर कहीं भी आसपास झाड़ियों में, खेतों में छुप सकता है और रात में वो फिर से कई लोगों को अपना शिकार भी बना सकता है। बिल्कुल, तो प्रशासन को इस दौरान सतर्क रहने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया संदीप आपका। लखनऊ से अब खबर, केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर निशाना। बीजेपी जीत का सिक्सर लगाकर अखिलेश यादव को दिखाने का काम करेगी। अखिलेश की जातीय जनगणना की मांग एक ढोंग है। अखिलेश को पिछड़ों और दलितों की चिंता नहीं है। अखिलेश यादव को सिर्फ अपने कुनबे की चिंता है। अखिलेश का राजनीतिक अस्तित्व दांव पर है। सत्ता से बेदखल होकर अखिलेश जाग रहे हैं। समर्थन वाली केंद्र सरकार से क्यों नहीं मांग की उन्होंने। सपा सरकार में गौवंश की हत्या होती थी, बीजेपी सरकार में गौवंश स्थल बनाए गए हैं। गौवंश की गर्दन पर छुरी नहीं चलने देंगे। तो केशव प्रसाद मौर्य का ये बड़ा तंज अखिलेश यादव पर, क्योंकि अब लगातार विपक्ष जातीय जनगणना का मुद्दा उठा रहा है और इसी को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि ये महज कुछ नहीं है बल्कि ढोंग है समाजवादी पार्टी का। तो सत्ता से बेदखल होकर अब अखिलेश यादव जाग रहे हैं। ये बड़ा बयान सामने आया है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। उन्होंने सपा सरकार में किस तरीके से गौवंश की हत्या होती थी इसका भी जिक्र किया है। बीजेपी सरकार में गौवंश स्थल बनाए गए हैं। इसी के साथ उन्होंने बीजेपी की उपलब्धि भी बता दी है। अखिलेश यादव जी का फ्रस्ट्रेशन मैं समझता हूं। उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने जीत का चौका लगाने का काम कर लिया है। 2024 और 2027 के विधानसभा और लोकसभा के जब चुनाव हो जाएंगे तो समाजवादी पार्टी के खिलाफ जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी जीत का सिक्सर भी लगा करके उनको दिखाने का काम करेगी। जाति जनगणना श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा मांग करना ये शुद्ध रूप से ढोंग है। उनके मन में ना तो पिछड़ों की चिंता है, ना उनको दलितों की चिंता है। उनको चिंता है तो अपने कुनबे की चिंता है, क्योंकि उनकी राजनीतिक अस्तित्व तो इस समय दांव पर लगा हुआ है। और जब राजनीतिक अस्तित्व दांव पे लगा हुआ है तो वह तब जाग रहे हैं जब वह सत्ता से बेदखल हो गए। जब सत्ता में थे 2012 से 2017 तक, जब केंद्र में इनके समर्थन से 2004 से 2014 तक सरकार चल रही थी, तब इन्होंने जाति जनगणना की मांग नहीं किया। उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जी की सरकार के समय गौवंश की हत्या होती थी। हमारी सरकार के समय उनके लिए गौ आश्रय स्थल बनाए जा रहे हैं और उनको उस आश्रय स्थल पे रखा जा रहा है। और हम गाय गौवंश के गर्दन पर छुरी नहीं चलने देंगे और उनको छुट्टा भी ना घूमे, किसानों की फसल नुकसान ना हो, इसका भी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया।